નમસ્કાર મારા તમામ મિત્રોને હું આપણો નહીં પણ હવે આમ આદમી પાર્ટીનો આપનો મહિપતસિંહ ચૌહાણ અને રોજે રોજ અલગ અલગ વાતો અલગ અલગ એવી રજૂઆતો અલગ અલગ વિઝનો અલગ અલગ સપનાઓ અલગ અલગ થિંકિંગ પાવર અલગ અલગ વ્યક્તિઓ સાથે આપ ગુજરાતના તમામ યુવા મિત્રો સુધી પહોંચાડવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો. તો આજે પણ એક એવી જ વાત અને કદાચ ગુજરાતના તમામ મારા જેટલા પણ વ્યુઅર્સ મિત્રો છે એ તમામને આજે કંઈક નવું જોવા મળવાનું છે, નવું જાણવા મળવાનું છે અને સૌથી મોટી વાત છે કે નવું સાંભળવા મળવાનું છે. અને સ્પેશિયલી આજે હિન્દીમાં વાતચીત કરીશું કારણ કે અમારા જે સાહેબશ્રી અને અમારા ગુજરાતના પ્રભારીશ્રી દિલ્હીના વિધાયકશ્રી ગુલાબસિંહ યાદવજી આજે આપણી સાથે જોડાયેલા છે. તો ખાસ એવી અપીલ કે જેટલા બીજા મિત્રો આપણી સાથે જોડાય વિડીયોને ફટાફટ શેર કરજો અને જ્યાં સુધી બીજા મિત્રો જોડાય ત્યાં સુધી આપણે થોડી રાહ પણ જોઈશું કે આપણી જે વાત છે એ લોકો સુધી પહોંચે. તો આપણે વધારે લગભગ મોડું ન કરતા મિત્રો આપણી સાથે જોડાય આપણે શરૂ લગભગ કરી જ દઈએ. स्टार्ट हिंदी में करते हैं गुलाब जी. जी जी स्वागत है हमारा फेसबुक लाइव में. जी महिपत भाई. और आम आदमी पार्टी में जुड़ने के बाद आपसे ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन है. जी स्वागत. हम इससे पहले तो हम लोग बहुत बार मिल चुके हैं. बिल्कुल बिल्कुल. सबसे बड़ी दुख की बात हमारे गुजरात में ये चीज़ रही है कि हमारे गुजरात के लोगों ने ना एक विधायक को कभी सुना नहीं है, विधायक को ना कभी टीवी में ना कभी ऐसा कोई मंच, हाँ मंच पर सुना है पर वो सब बातें सुनी है जो कभी आज तक सच नहीं हुई. ओके. इलेक्शन के टाइम में विधायक को सुना है. ओके. जब इलेक्शन का समय आता है, चुनाव का वक्त होता है तो बड़े बड़े लंबे लंबे फिरता रहता है हमारा विधायक. ओके. कि मैं अगर जीत के आता हूँ, उसकी दो चीज़ बातें होती है कि मैं अगर इस चुनाव में जीत के आता हूँ तो मैं आपके गांव को 5 लाख रुपए दे दूंगा, मैं ये रास्ता बनवा दूंगा, ओके, मैं ये मंदिर बनवा दूंगा. जी. अभी मैं आपको 20-25 हज़ार 50 हज़ार रुपया दे के जा रहा हूँ, ये जो मंदिर है मैं इसमें आप खर्च कर लीजिएगा. इसके अलावा और कोई चीज़ हमारे विधायकों की गुजरात के लोगों ने नहीं सुनी. स्पेशली दुख की बात ये भी है कि गुजरात में हमको एक शिक्षित और एक युवा विधायक जो हमको मिलना चाहिए वो हम लोगों को नहीं मिल पाया. बड़ी दुख की बात है. तो सबसे पहले तो हमारे साथी दर्शकों को आपके बारे में कुछ बताइए. बिल्कुल. नमस्कार दोस्तों, प्रणाम आप सभी को. जय श्री कृष्ण. दोस्तों मैं दिल्ली का एक क्षेत्र है मटियाला विधानसभा, आप उसको सर्च करेंगे गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मटियाला विधानसभा क्षेत्र जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें करीबन 4,25,000 मतदाता है. 4,25,000. यहाँ पे तो तकरीबन 3 विधायक हो जाएंगे. हाँ, आपके यहाँ कम ही विधानसभा ऐसी है, हमारे यहाँ बहुत बड़ी विधानसभाओं में मानी जाती है. और उस क्षेत्र में मेरा राजनीति से कोई लेना देना था नहीं. मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से इस आंदोलन से जुड़कर और अरविंद जी ने एक मुहिम शुरू की कि अब अगर इस देश को बदलना है तो राजनीति के अंदर उतरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, कीचड़ में उतर के ही कीचड़ को साफ करना पड़ेगा और उनके उन विचारों के साथ जुड़ के और भारत के संविधान को किस तरह से धरातल पर लागू कर सके वो सपने को लेकर हम चुनाव में उतरे. मेरी कोई औकात नहीं थी, मैं एक किसान परिवार से हूँ. मेरे गांव में आज भी कई लोग सोचते दिल्ली तो एक शहर है, दिल्ली तो चकाचौंध करने वाली नगरी है, लेकिन दिल्ली के अंदर सैकड़ों गांव भी है. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा गांव है मटियाला विधानसभा क्षेत्र में घुम्मन हेड़ा, आप सर्च करिएगा घुम्मन हेड़ा करके मेरा गांव है. और मेरे विधानसभा क्षेत्र में करीबन 35 विलेज है, 35 गांव है जिसमें 80,000 वोटर जो है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहते हैं. आज भी हमारे यहाँ पर पशुपालन होता है, आज भी मेरे यहाँ पर गेहूँ धान बाजरा ज्वार की खेती होती है और मैंने खुद अपने हाथों से हल चलाए हुए हैं. मुझे खेती बाड़ी की ए से लेकर जेड तक नॉलेज है. मुझे किसानों की एक एक पीड़ा का पता है. मुझे एमएसपी के ऊपर अगर कोई आप मेरे से सवाल पूछे तो उसका बारीकी से मैं जवाब देने में सक्षम हूँ. तो किसानों से लेकर जवानों से लेकर बहनों तक के जो भी समस्याएं हैं मुद्दे हैं बुजुर्गों के तमाम मुद्दों को मैं आज महिपत भाई ने आपसे रूबरू कराया, मैं इनका धन्यवाद करता हूं. मैं बिल्कुल बताऊंगा और मैं चाहूँगा महिपत भाई कि कोई भी सवाल जो है आपके सबके सवाल इनके पास हैं, ये जो भी आपका मन करे आप पूछिएगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से एक विधायक के नाते और एक जनप्रतिनिधि का नाते जब मुझे चुना गया, मैं दूसरी बार सिलेक्ट हुआ हूँ, जनता ने मुझे चुना है दूसरी बार वहाँ पर,
तो ऐसा क्या हुआ, क्या वजह रही लोगों ने दोबारा वोट दिया, तो महिपत भाई के जो आगे सवाल आएंगे मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा। गुलाब जी, हमारे गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ। मैं पिछले 3-4 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ, काम कर रहा हूँ जी। हमेशा से मैं सवाल पूछता हूँ हमारे गुजरात के 182 विधायकों से जी। कि कोई भी एक ऐसा एमएलए हमको मिल जाए जो उसको क्षेत्र में बताया कि नहीं, मेरे क्षेत्र में 100% बहुत ही अच्छी सरकारी स्कूल है, या फिर हमारे पीएससी सेंटर या सीएससी सेंटर बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, और मेरे विधायक क्षेत्र में जितने भी लोग रह रहे हैं उन लोगों का जो आरोग्य का, हेल्थ का जो बात है वो सरकारी अस्पताल में होता है, ऐसा एक भी विधायक नहीं बोलता। तो दिल्ली में अभी क्या बात है ऐसी? देखिए, मेरा जो क्षेत्र है मटियाला विधानसभा क्षेत्र, मैं सबसे पहले तो आप सबको कहूँगा कि इसको खूब शेयर करें, और मैं चाहता हूँ कि गुजरात के 182 जो धारासभ्य हैं वो मेरी इस बात को सुने, और चुनौती देकर बोल रहा हूँ। सबसे बड़ी बात मैं कोड कर रहा हूँ कि मैं चुनौती देकर बोल रहा हूँ। अगर यहाँ गुजरात के अंदर कोई भी धारासभ्य अगर अपने विस्तार के अंदर जो मेरे विस्तार में काम हुआ और जो हमारे दिल्ली के अंदर जो काम हुआ, यहाँ के मुख्यमंत्री से लेकर और यहाँ के हर धारासभ्य को मैं चुनौती दे रहा हूँ कि एज ए विधायक मैं पहले बात रख रहा हूँ कि मेरे मटियाला विधानसभा क्षेत्र में जो काम पिछले 5 साल में हुआ है, अगर आप अपने विस्तार में पिछले 25 साल में भी उसका ब्यौरा दे दो तो राजनीति छोड़ दूंगा आज शाम तक। एक भी नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात मैं थोड़ा सा विस्तार में बता देता हूँ। मेरा जो गाँव है वहाँ पर हॉकी खेली जाती थी, 92 से हॉकी खेलने की शुरुआत हुई थी। मैं खुद हॉकी प्लेयर रहा हूँ। कच्चे ग्राउंड पर हम हॉकी खेलते थे, चोट लगती थी बच्चों को। 2 ही स्टेडियम पूरे दिल्ली के अंदर होते थे जहाँ पर हॉकी खेली जाती है, नेशनल स्टेडियम और इसके अलावा शिवाजी स्टेडियम। इसके अलावा कहीं पे भी एस्ट्रोटर्फ नहीं था अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जहाँ पर अच्छी ग्रास होती है और खेल सकते हैं वहाँ पे। आपको यकीन नहीं होगा, सरकारें आई और गई 92 से, मेरा 78 बॉर्न है, 92 से कितनी सरकारें आई और गई, लगातार करीबन 30 साल लग गए। किसी ने एक छोटा सा ग्राउंड हमारे लिए नहीं बनाया, लेकिन जैसे ही जनता ने चुना तो आज आप यूट्यूब पर सर्च मारिएगा, मेरे खुद के गांव में करीबन 12.5 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेलने का खूबसूरत स्टेडियम तैयार करा दिया गया है, और पिछले 3 साल से वहाँ पर सैकड़ों बच्चे हॉकी खेल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल जो हमारा है, आज पूरे गुजरात में मुझे नहीं लगता कि कितने विधायकों ने अपने यहाँ पर एस्ट्रोटर्फ लगवाया होगा और फ्लड लाइट लगवाई है ताकि बच्चे रात को खेल सके। इसके अलावा मेरे विस्तार में करीबन 12 नए स्कूल बने हैं। मैंने अपने जीवन में, जब मैं राजनीति में नहीं था, मैंने ये तो सुना था कि किसी स्कूल में एक कमरा बना दिया और उस कमरे का इनॉग्रेशन करने भी मुख्यमंत्री जी आते थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आती थी। लेकिन मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ, अगर दिल्ली आना हो तो आपका स्वागत, आप आइए। मैं आपको तमाम नए स्कूल जिनके ऊपर आपको नेम प्लेट लगी मिलेगी कि किस तारीख में उसकी नींव रखी गई और किस तारीख में वो नया स्कूल बनके तैयार हो गया, आपको वो मैं बिल्कुल ग्राउंड पे दिखाना चाहता हूँ। और अगर आप देखना भी चाहते हो तो हमारे जो गुजरात प्रदेश प्रमुख गोपाल इटालिया जी हैं, आप उनके फेसबुक पर जाएंगे, उनका पेज देखेंगे तो रिसेंटली वो एक स्कूल में होके आए हैं हमारे यहाँ पर, उस स्कूल को देखिएगा। इससे पहले वो मेरे गांव में भी गए जहाँ पर हमने हॉकी का स्टेडियम बनाया, वो भी उन्होंने लाइव किया है। और बहुत जल्दी महिपत भाई चौहान जी, मैं इनको भी वहाँ पर लेके जाऊँगा और ये भी वहाँ पर आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। यानी कि मेरे 5 साल के कार्यकाल में 12 से ज़्यादा नए स्कूल अगर मेरे मटियाला विधानसभा क्षेत्र में बन सकते हैं तो मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं कि कोई एक विधायक गुजरात का दिल्ली जैसा एक स्कूल पूरे गुजरात में दिखा दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा। चैलेंज ये चैलेंज है। और दूसरी बात, जब मैं धारासभ्य बना तो देश को आज़ाद हुए करीबन 70 साल हो गए थे। मेरा विस्तार करीबन 40 किलोमीटर के दायरे में है। 40 किलोमीटर के दायरे में 11 दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी थी जहां पर हमें स्वास्थ्य सेवाएं मिलती थी। वहाँ पर भी कभी डॉक्टर आते थे तो कभी नहीं आते थे। 11, मैं कोड कर रहा हूँ, 11 जगह पर 40 किलोमीटर में हमें स्वास्थ्य सेवाएं छोटी मोटी मिलती थी। 5 साल के अंदर मेरे विस्तार में 42 अलग से 42 नए मोहल्ला क्लिनिक बने हैं। हर 1 किलोमीटर में आपको मेरे विस्तार में मोहल्ला क्लिनिक यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। आप रूबरू आकर मटियाला विधानसभा क्षेत्र में देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। पानी की लाइन की जहाँ तक बात है, 400 किलोमीटर मायने रखते, 400 किलोमीटर सरकारी कागज बोलते हैं, मेरे बोलने से मत जाइएगा। अगर कोई भी साथी चाहता, मैं डॉक्यूमेंट आपको दूंगा, प्रूफ दूंगा, 400 किलोमीटर पानी की लाइन मेरे विस्तार में डली है। मेरे विस्तार में मेरे धारासभ्य बनने से पहले
किसी भी क्षेत्र में पीने का पानी नल से नहीं आता था। आपको लगता होगा दिल्ली है, दिल्ली में एक द्वारका है जहाँ पर 2-2.5 करोड़ रुपए का एक फ्लैट मिलता है, जहाँ पर रिच लोग रहते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, अमीर हो चाहे गरीब हो, पूरे विस्तार में पीने का पानी कहीं पे भी टूटी से नहीं जाता था। एक टैंकर माफिया चलता था, एक एक टैंकर 5-5 हज़ार रुपये का बिकता था। धारासभ्य के अपने गुर्गे थे, अपने चेले चपटे थे, उन्हीं की टीम के अपने टैंकर थे। हमने आके उन सारे टैंकर माफियाओं का खात्मा किया और आज मेरे विस्तार में 80%, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% कर दिया, मुझे अभी और काम करना है। ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल सब कुछ स्वर्ग बना दिया, अभी हमें और काम करना है। मुझे स्वीकारते हुए कोई शर्म नहीं है, मुझे कोई हिचक नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं आज 100 में से 80% विस्तार में घरों में नल खोलो, आपको टूटी के अंदर मीठा पीने का पानी आज हमारे विस्तार में मिलेगा। इसके अलावा पूरी द्वारका से लेकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र, हमारे किसी भी एरिया में चले जाइएगा, समूह लगन करने के लिए जो बारात घर होते हैं उनकी हालत ख़राब थी, या तो कहीं थे नहीं और थे तो 20-20 साल से और रिपेयर नहीं हुए थे। करीबन 14 गाँव के अंदर किसी में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से, किसी में 2 करोड़ रुपए की लागत से हमने नए बारात घर बनवाने का काम शुरू कराया हुआ है। जब महिपत भाई आएंगे तो इनको लाइव करके ये आपको दिखाएंगे। इसके अलावा कितनी सारी कॉलोनियाँ मेरे यहाँ पे 99 अनऑथराइज कॉलोनियाँ जहाँ पे लोग रहते हैं। किसी भी कॉलोनी के अंदर ना सीवर लाइन थी, ना पानी, तो सड़कों की तो भूल ही जाओ। आज तमाम कॉलोनियों के अंदर पक्की सड़कें बनाकर तैयार कर दी गई हैं। ये तमाम वो काम है जो मेरे विस्तार में हुए हैं। करीबन 7 पुल ऐसे बन रहे हैं जो रोजमर्रा लोग बाग इस्तेमाल करते थे, अंग्रेजों के टाइम के बने हुए पुल थे, गिरने की हालत थी, सभी तमाम पुलों को बनाकर तैयार कर दिया गया। तो ये मोटे मोटे मैं आपके सामने रखे हैं और अभी महिपत भाई और जो भी बात करेंगे अभी आपके सामने जरूर सुनिएगा। बहुत ही आपको पता चलेगा कि एक धारासभ्य को अपनी जनता के लिए क्या क्या करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। चलो आ હું ગુજરાતીમાં કહું। ગુજરાતીમાં એટલા માટે કે ઘણા લોકો ગુજરાતી આપણા જે છે એ હિન્દી નથી સમજતા। હું ગુજરાતના તમામ 182 ધારાસભ્યને એક સીધો સવાલ પૂછી રહ્યો છું કે છે તમારામાં તાકાત કે તમારા મત વિસ્તારની અંદર એક પણ સ્કૂલનું ફેસબુક લાઈવના માધ્યમથી ગુજરાતની જનતાને તમે બતાવી શકો કે તમે તમારા કાર્યકાળની અંદર આવી સ્કૂલ બનાવી છે? તાકાત હોય તો બોલાવજો। મોબાઈલ નંબર મારો પાસે, તમારા બધા પાસે છે, મને ખબર છે। તમારામાં બીજી તાકાત હોય કે તમારા કોઈ પીએચસી સેન્ટર કે સીએચસી સેન્ટરની અંદર જેની અંદર 100% ડોક્ટર્સની નિમણૂક થઈ ગઈ હોય એવું કોઈ પીએચસી સેન્ટર બતાવજો કે જે તમે બતાવતા હોય કે તમારા મત વિસ્તારના તમામ લોકો એ સરકારી આરોગ્યની અંદર આરોગ્ય સેવા લઈ રહ્યા છે। તમારામાં તાકાત નહીં હોય, તમે બંધ થઈ જશો। અને આજ સુધી જ્યારથી હું આ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી જે ગુજરાતની રાજનીતિ સમજ્યો છું કે ગુજરાતના અલગ અલગ વિસ્તારમાં ફર્યો છું, જેટલા પણ ધારાસભ્યને મળ્યો છું, જેટલાને ઓળખું છું, એકમાં પણ એવી તાકાત નથી કે જે એના મતક્ષેત્ર વિશે 5 મિનિટ જાહેરમાં આવીને બોલી શકે। 5 મિનિટ ખાલી। ઘણા ધારાસભ્ય એવા છે જે 3-3 ટર્મથી ધારાસભ્ય છે। શરમ આવી જોઈએ। 15-15 વર્ષ તમે તમારા મત વિસ્તારના ધારાસભ્ય રહી શક્યા છો અને એના વિકાસની જો વાત કરવામાં આવે તો તમારી પાસે બોલવામાં 5 મિનિટ પણ તમારી પાસે નહીં હોય, કારણ કે કંઈ કાઢ્યું જ નથી, ખાલી પોતાના ઘર ભર્યા છે। અને એક એમએલએ વિધાયક કેવો હોવો જોઈએ? सर मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सब जो किया आपने, आप बहुत करोड़पति है क्या? कहाँ से आए पैसे? मैं बता देता हूँ आपको कि मेरे पिताजी जो हैं, मेरे जो फादर हैं, वो सीआरपीएफ में उन्होंने 23 साल नौकरी की है और उनको करीबन 10-11 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है। मेरा खुद का गुड़गांव में मैंने करीबन 8-10 साल एक छोटे सा रेस्टोरेंट चलाया, मिठाई की दुकान चलाई है और वहाँ से सीधा आंदोलन में हम चले गए। और उसके बाद हमने जब राजनीति शुरू की तो मेरे सामने रिचेस्ट एमएलए था मिस्टर सोमेश शौकीन, जो कांग्रेस से था, बीजेपी से बहुत कद्दावर नेता थे। और लेकिन मुझे पहली बार ये यकीन हुआ कि आप अगर सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर हो तो परमेश्वर और इस पूरे विधान की सारी ताकतें आपके साथ लग जाती हैं। और हमने लोगों से जाके चंदा मांगा, लोगों ने पैसे दिए चुनाव लड़ने के लिए, और आम जनता का जो 10 रुपये का नोट था वो उन नेताओं के 1-1 लाख रुपए पर भारी पड़ा। हम पब्लिक में गए। विधायक बनने के बाद एक जो चीज़ मैंने महसूस की कि जनता जो है वो जनप्रतिनिधि को इसलिए चुनते हैं कि वो मैं जब उसके ऑफिस जाऊं तो मेरी समस्या सुने, उसका समाधान करे। हमने इसका उल्टा कर दिया। हमने जनता को अपने ऑफिस नहीं बुलाया। मैं कई बार पॉलिटिकल रीज़न से मुझे गुजरात आना होता है तो मैं कई बार वहाँ पर समय कम दे पाता हूँ। ये पिछले अभी 6 महीने से है और पहले मैं 2015-16 में भी गुजरात का प्रभारी रहा हूँ और गुजरात के मैं कोने कोने से वाकिफ़ हूँ। गुजरात के 33 ज़िलों से
8 महानगर पालिका से और गुजरात की किसानों की समस्याओं से, गुजरात के जवानों की समस्याओं से, बहनों की समस्याओं, बुजुर्गों की समस्याओं से एक एक समस्या मेरे मतलब बहुत गजब की बात यह है कि शायद आपके धारासभ्य को आपकी उसकी विस्तार का नहीं पता होगा, लेकिन मुझे पता है उसके विस्तार में प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि समस्याओं का समाधान आप तभी कर सकते हो जब आप जनता में जाओगे। तो हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए कि जनता हमारे पास नहीं आएगी, हम जनता में जाएंगे। हमने सारे सरकारी तंत्र को, सभी अधिकारियों को सीधा हम पब्लिक के अंदर लेके जाते हैं। पब्लिक के बीच में पहले से हम इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आज मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, आपकी जो भी कोई समस्या है आप आइए, मुझे बताइए, मुझे सुनकर खुशी होगी, मैं उसका समाधान कर पाऊँगा। तो मैं अधिकारियों को वहीं बैठाता हूँ और ऑन द स्पॉट कई प्रॉब्लम ऐसी है कि ऑन द स्पॉट आप उसका समाधान कर सकते हो। कुछ समस्या ऐसी है जैसे किसी को अपना राशन कार्ड बनवाना है, किसी को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, किसी को वृद्धा पेंशन बनवानी है, तो उसके अंदर 90 दिन से 120 दिन का समय लगेगा। दूसरी बात, किसी को स्कूल में एडमिशन कराना है और मेरे साथ में अगर वहीं पर शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो सरकारी तंत्र के लोग हैं, हमारे वॉलंटियर है जो शिक्षा में काम कर रहे हैं, हाथ क्या तो उनको बोलते कल जाइए आपका स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि एक एडमिशन कराने के लिए वो लोग धक्के खाते हैं। आज मुझे इस बात का गर्व है कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिला कराने के लिए भी लोगों की लाइन लगी है, लोगों की सिफारिश आती है सरकारी स्कूल में। और वो क्यों? क्योंकि मैं जब धारासभ्य मैं बना हूँ तो ज़रूर सर्च मारिएगा कि पूरे देश के अंदर मैं अकेला धारासभ्य रहा हूँ जिसके दोनों बच्चों ने सरकारी स्कूल से पास आउट किया है। मेरे दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। ये मैं उस समय 4000 से ज़्यादा धारासभ्य हमारे देश में हैं, लेकिन उस समय मैं अकेला धारासभ्य था जिसने ये हिम्मत दिखाई, ये हौसला दिखाया कि अगर मजदूर का बच्चा, गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो फिर इन धारासभ्य के बच्चे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका, इंग्लैंड में क्यों पढ़े, हमारे बच्चे भी उस सरकारी शाला में पढ़ें ताकि सरकारी शालाओं की हमको चिंता हो। आज उल्टा हो रखा है गुजरात के अंदर। दिक्कत इसमें सर जी ये है कि हमारे विधायकों को पता है कि वहाँ के स्कूलों में क्या सिचुएशन है, इसलिए वो नहीं भेजेंगे। नहीं, उसके पीछे मेरे पास बड़ी बात है कि गुजरात में जिस तरह से पिछले 15-20 साल के अंदर, अगर कहूँ लास्ट 10 साल में जिस तरह से शिक्षा का निजीकरण हुआ है, अगर आप इसकी तह तक जाएंगे कि आज ये जो प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, आज जो प्राइवेट अस्पताल खुले हुए हैं, सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल खराब क्यों हुए हैं, इसके पीछे सारा का सारा नेताओं का खेल है। इनका खुद का इस सेक्टर में पैसा लगा हुआ है, उनके खुद के लोग, सारे नेताओं का रिलेटिव्स लोग उसमें लगे हुए हैं। तो मैंने अपना स्कूल नहीं बनाया, मैंने अपने बच्चों को उल्टा सरकारी स्कूल में भेज दिया, जिसकी वजह से आज वो सरकारी स्कूल अच्छे हो गए। तो ये सबसे बड़ी वजह है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात अभी गुजरात में युवा राजनीति की है। मैं स्पेशली ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ युवाओं के लिए ज़्यादा काम करता हूँ और स्पेशली रूरल एरिया में। तो मैं विज़न लेके आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी जो थिंकिंग को जो मैच करती है वो आम आदमी पार्टी है। तो इसमें मेरे को पूरा सपोर्ट आप लोगों से मिलने वाला है। हम सब लोग मिलकर इसमें काम करने वाले हैं। तो युवा राजनीति और बिना जो अनपढ़ राजनीति, उसमें फ़र्क क्या होता है? नंबर एक तो देखिए, अगर कोई लोग पढ़े लिखे अगर राजनीति के अंदर आते हैं और अपने जो क्षेत्र के जो लोग हैं उनको साथ लेके चलने का, नंबर एक तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जितनी भी सरकारी हमारी पॉलिसीज़ हैं उनको लेकर ग्राउंड पर उतारने का उनके अंदर विल पावर होगी, वो उनको समझेंगे और जानेंगे। और ऐसा भी नहीं है महिपत भाई कि सारे गुजरात में भी कई सारे पढ़े लिखे विधायक हैं, मैंने देखा है, लेकिन हालत तो उनके विस्तार में भी खराब है। तो बात ये है कि राजनीति के अंदर आपकी विल पावर कितनी है। और दूसरी बात, एक वो दौर था अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं मानता हूँ, और इसके अलावा मैं मानता हूँ कि एक दौर था जब लाल बहादुर शास्त्री जी जब धोती बांध के सदन में जाते थे तो दृष्टि ये थी कि देखिए लोग देश की सेवा करने जाते हैं। लेकिन पिछले 10-15 साल के अंदर आप देखेंगे कि विशेष तौर पर गुजरात में आज इनकी जो तुलना है वो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि देखिए इन्होंने गुजरात को लूट के रख दिया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये धारणा कहीं ना कहीं आज, और कौन है यहाँ पर 27 साल से रूलिंग पार्टी बीजेपी है ना, विपक्ष पे कांग्रेस की अगर बात करें तो बिल्कुल खत्म है, सरेंडर करके बैठ गए। तो आज मैं युवा, विशेष तौर पर मैं युवाओं को अपील करता हूँ कि युवा क्यों जुड़े, युवा क्यों आम आदमी पार्टी की तरफ देखें। दिल्ली के अंदर 2013 में 49 दिन के लिए सरकार बनी, उसके बाद 2015 में पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली के लोगों ने बनाई। तो युवाओं को क्या फ़ायदा हुआ, क्यों ये लोग जुड़े? दिल्ली के अंदर शिक्षा का जो बजट है वो टोटल बजट का 26% बजट। आप सोचिएगा, एक बार जरूर मेरे कहने से गूगल कीजिएगा कि देश के किस राज्य का बजट इतना शिक्षा में, यानी कि हमारा टोटल बजट जो दिल्ली का है वो 66,000 करोड़ है।
और इसमें भी बता दूं मैं आपको कि जब शीला दीक्षित ने आखिरी बार बजट पेश किया 2013 में, तो बजट था 29,900 करोड़ रुपए का। यानी कि शीला दीक्षित जब अंतिम बार मुख्यमंत्री बन के बजट पेश करके गई तो उन्होंने कहा कि दिल्ली की तिजोरी में 29,900 करोड़ रुपए में छोड़ के जा रही हूं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उस बजट को 5 साल में डबल से भी ज़्यादा कर दिया, यानी कि 66,000 करोड़ रुपए का आखिरी बजट हमारा पेश हुआ और उसका 26% बजट जो है शिक्षा पे खर्च हो रहा है। इसके फायदे क्या हुए? चलिए ठीक है, स्कूल बन गया, स्कूल की बिल्डिंग अच्छी बना दी, उसमें लिफ्ट लगा दी, उसमें स्विमिंग पूल बन गया और बच्चे ने अच्छी शिक्षा 12वीं तक पा ली। उसके बाद बच्चा क्या करे, हायर एजुकेशन कैसे ले? तो बच्चे की उस चिंता को ख़त्म करने के लिए उसके पेरेंट्स जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो ये सोचते हैं 12वीं क्लास तो चलो अच्छा बन गया दिल्ली का सरकारी स्कूल, तो अब कॉलेज कैसे करें? तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी बच्चों को एक ऐसा गिफ्ट दिया है जो शायद आपकी रूपाणी सरकार और बीजेपी की सरकार आज तक गुजरात के युवाओं को नहीं दे पाई। दिल्ली के सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, जिस बच्चे ने 12वीं पास की है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो कहीं पे भी कॉलेज में पढ़ना चाहता है, तो उसको अपने माँ बाप की ज़मीन गिरवी नहीं रखनी, मॉर्गेज नहीं रखनी, उसको अपने माँ बाप की सैलरी स्लिप की गारंटी नहीं देनी, कोई गारंटी नहीं देनी। सीधा वो बच्चा बैंक में जाएगा। हमने 8 बैंकों के साथ में समझौता किया है, MOU साइन किया है। सीधा वो उनमें से किसी बैंक में जाएगा कि जी मुझे तो फलाने IIM में जाना है और वहाँ पर मेरे को तो पैसा चाहिए, तो 10 लाख रुपए आज फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा भी अगर कोई पढ़ाई आप सिविल इंजीनियर कर लीजिएगा, करीबन 13 से 14-15 लाख रुपए लगते हैं, 3 साल का वो कोर्स होता है। अब माँ बाप की टेंशन है, या तो अपनी ज़मीन बेचेगा, ज़मीन गिरवी रखेगा या गहने गिरवी रखेगा, कुछ तो करेगा। लेकिन सरकार कहती है, दिल्ली सरकार, कि आपको कुछ बेचने की जरूरत नहीं, सीधा सरकार उस कॉलेज को 10 लाख रुपए देगी। 10 लाख रुपए हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में वो बच्चा पढ़ना चाहे, कॉलेज को सीधा 10 लाख रुपए विदाउट इंटरेस्ट, और वो बच्चा पढ़ लिख के अगर वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है तो आसान किस्तों में उस पैसे को सरकार को रिफंड कर दे। ये है दिल्ली सरकार की बिना गारंटी के लोन। नंबर 1 बात जो इस बात की गारंटी देती है कि आपकी हायर एजुकेशन नहीं रुकेगी। दूसरी बात, कई बार बच्चे 11वीं 12वीं क्लास में होते हैं, 12वीं के बाद भी होते हैं, जिनको ट्यूशन पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में आजकल बच्चे जाते हैं UPSC की तैयारी करने के लिए। दिल्ली में एक जगह है मुखर्जी नगर, जो पूरा हब सेंटर है UPSC की तैयारी करने के लिए। 2 साल के ट्यूशन फीस लगती है करीबन 3 लाख रुपए। तो दिल्ली के अंदर एक योजना है, जय भीम प्रतिभा विकास योजना। ये योजना सभी जितनी भी जातियां हैं, जितने भी धर्म के बच्चे हैं, उन सब के लिए। और इसके अंदर अगर किसी के माँ बाप की इनकम 8 लाख रुपए से नीचे है, तो वो बच्चा सीधा उस कोचिंग सेंटर में जाएगा और उसको कहेगा जी मुझे ये 2 साल ट्यूशन पढ़ना है, बस इतना सा उस बच्चे को करना है, फॉर्म फिल करके देगा। वो जो इंस्टीट्यूट है वो सीधा दिल्ली सरकार के पास उसको भेज देगा। दिल्ली सरकार तुरंत उस बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए वो पैसा मंजूर कर देती है, और वो पैसा रिफंडेबल नहीं है, वापिस भी नहीं करना है। वो उस बच्चे को ट्यूशन की गारंटी भी देता है। ये युवाओं के लिए किया है। तो आज माँ बाप की चिंता क्या है? माँ बाप की चिंता है बच्चों को अच्छे स्कूल मिले। आज गुजरात के अंदर 9-10 हज़ार रुपये, 12 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपये प्राइवेट स्कूलों में माँ बाप की टेंशन है, उनको बच्चे भेजने पड़ रहे हैं क्योंकि सरकारी शालाएं खत्म है। कितने लोग, मुझे तकरीबन पिछले 1.5 महीने से मैं 500 से ज़्यादा ऐसे कॉल अटेंड कर चुका हूँ, जो फ़ोन में रो रहे हैं कि सर जी हमारा लॉकडाउन की वजह से 1.5 साल से हम लोग हमारे बच्चे की स्कूल की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। अभी उसका लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए तो वो स्कूल वाले पैसा मांग रहे हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। वो लोकल जो पॉलिटिशियंस को बोलते हैं तो वो उसमें कोई इंटरफियर नहीं कर पाए क्योंकि उसका रिलेटिव वाइज स्कूल है। तो सबसे बड़ी अभी गुजरात की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि स्कूल की फीस। देखिए मैं इसमें ये भी बता दूं कि ऐसा हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम निजी स्कूलों के खिलाफ है, प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ है। दिल्ली सरकार ने एक बात जो सबसे बड़ा जो दिल दिखाया कि इन प्राइवेट स्कूलों का नेक्सस इतना बड़ा है कि सरकारें घुटना टेक देती है। लेकिन हमारी सरकार पहली सरकार है जिसने दिल्ली के अंदर 583 स्कूलों के ऊपर नकेल कसी, और वर्ष 2009 के बाद जितनी भी मनमानी फीस बढ़ाई स्कूलों ने, इस देश का सबसे बड़ा स्कूल जो माना जाता है वो DPS माना जाता है। DPS जैसे स्कूल के गिरेबान में हाथ डालकर पेरेंट्स को जो नाजायज उन्होंने फीस बढ़ाई, उस पूरे पैसे को उनके पेरेंट्स को वापस दिलाने का काम
दिल्ली सरकार ने कराया। पहली बार हुआ है बिल्कुल। कि निजी स्कूल बिल्कुल। को आज तक लूटते हुए तो देखा है। बस। पेरेंट्स को बुला बुला के वापस चेक दिए 2009 से जितनी भी फीस थी, बाप रे बाप। करोड़ों रुपए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के जो पेरेंट्स थे उनको वापस दिलाने का काम, ये पहली बार दिल्ली में, तो ये गुजरात में भी हो सकता है अगर पॉलिटिकल। डेफिनेटली एक चीज़ मैं यहाँ पे जरूर बोलूँगा कि कुछ लोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ बोलते हैं, ऐसे कमेंट पास करते हैं, दिल्ली के खिलाफ बोलते हैं, केजरीवाल जी के बारे में बोलते हैं, तो उन लोगों में से 99% लोग ऐसे हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी नहीं निकले। तो उन लोगों को मैं ज़रूर बोलूँगा पहले अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर निकलो। ज़्यादा का थोड़ी भी पैसा है तो एक बार गुजरात से बाहर निकल कर दिल्ली की शहर एक बार कर लो और देखो कि एक्चुअल में क्या है। और पहली शायद ऐसी डिबेट होगी जहाँ पे पाकिस्तान का नाम नहीं आया, हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं आया, कोई हिंदू खतरे में है ऐसा नाम नहीं आया। बाकी ज़्यादातर कोई भी डिबेट्स में आप चले जाओ, पाकिस्तान हम पर अटैक करने वाला है, हम लोग मरने वाले हैं, हिंदू खतरे में है, हम लोगों का नामो निशान मिट जाएगा, हिंदू के ख़त्म करने वाली ये पार्टी है। ये सब ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां ना, उन लोगों को अभी उनका कुर्सी हिलने का डर शुरू हो चुका है और मैक्सिमम लोग ये सब बातें फैला रहे हैं। मैं उन सारे लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप में दम है आके बात करो, आप जगह तय करो, आप अपने पार्टी के सबसे बेस्ट स्पीकिंग पर्सन को लाके खड़ा कर दो। हम लोग बात करने के लिए तैयार है कि कौन सा हिंदू खतरे में है। जब ओरिजिनली हिंदू खतरे में होता है, हिंदू जब मुश्किल में होता है, साला एक हिंदू उस हिंदू की मदद करने के लिए नहीं जाता। जब राजनीति की आती है और जब लगता है कि कुर्सी अभी हिल रही है तो हिंदू खतरे में आ जाता है। नहीं देखिए महिपत भाई, गुजरात के अंदर इनके पास कोई एजेंडा है नहीं। बिल्कुल। और ये सिर्फ धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर जो जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और अब तो गुजराती के, अब तो पूरे देश के अंदर इन्होंने प्रयोगशाला बना दिया। बस वही है, ठेका ले लिया, सर्टिफिकेट ले लिया। अच्छी शिक्षा सभी धर्म और सभी जाति के लोगों को चाहिए, सबको चाहिए। और देश की पहली सरकार है, मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ और मेरी बात बुजुर्ग भी सुने, ये देश की पहली सरकार है कि जिन्होंने सभी धर्म के लोगों को तीर्थ यात्रा पर भेजने का काम किया है। माता वैष्णो देवी हो, रामेश्वरम हो, तमाम तरह के तीर्थ स्थल जो हैं, ये पहली सरकार है कि हमने करीबन 14-15 ऐसे जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर दिल्ली के बुजुर्गों को लग्जरी ट्रेन, जो देश की सबसे महंगी ट्रेन है, उसके अंदर डॉक्टर, केयर टेकर, एक 60 साल से ऊपर जिसकी उम्र है वो बुजुर्ग, और उसके साथ से में 18 साल से बड़ी उम्र का एक लड़का लड़की, कोई भी उसके घर का कोई जो उसका ख्याल रख सके ऐसा बच्चा, वो साथ लेके जा सकते। दोनों का पूरा खर्चा उस तीर्थ यात्रा का दिल्ली सरकार ने उठाया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका मन तो करता है भगवान के दर्शन करने का, लेकिन जेब में पैसा नहीं है। बच्चा 10,000 रुपये की, 15-20 हज़ार की नौकरी कर रहा है, मन तो है लेकिन जा नहीं पाए किसी कारणवश। तो लाखों लोगों को हमने तीर्थ यात्रा पर भेजा है। हम जवानों की बात करते हैं, हम कई बार भारत पाकिस्तान करते हैं, लेकिन जब कश्मीर की सरहद पर आपका और हमारा भाई जब अपने सीने पर छाती खाता है माँ भारती के लिए, इस तिरंगे के लिए, तो पता है आपके विजय रूपाणी साहब, आपकी जो भाजपा सरकार है गुजरात की, वो मैं कहता हूँ कि शहीद का कोई मोल नहीं होता, कोई मोल नहीं होता। बिल्कुल। उसकी शहादत का कोई मोल हो ही नहीं सकता, लेकिन उसके परिवार को उसकी शहादत के बाद वो सम्मान मिले, उसको दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। आपकी भाजपा सरकार गुजरात की 5 लाख रुपए देती है एक शहीद के परिवार को। सुनना भाई, उसके लिए ये सुनने वाली बात है। उसके लिए भी 1-1 साल धक्के खिलाती है। लेकिन मुझे गर्व है कि मैं आम आदमी पार्टी से धारासभ्य हूँ, लोगों ने चुना है। मुझे गर्व है कि इस देश का पहला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, जिसने देश के अंदर जो भी लोग दिल्ली का रहने वाला है, और अगर उसकी शहादत किसी भी तरह से देश की रक्षा करते हुए होती है तो 1 करोड़ रुपया सम्मान राशि 15 दिन के अंदर उनके घर पहुंचाने वाला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। संभळाय છે ભાઈ, ये जरूरी है। કદાચ હિન્દીમાં ઘણાને ખબર ના પડી હોય, સંભળાવું ભાઈ। 1 કરોડ રૂપિયા આપે છે સૈનિકને, છે આપણા इसमें ગુજરાતમાં। महिपत भाई बड़ी बात क्या है, घर क्या कहते हैं? आज करीबन 5 लाख से ज्यादा जवान गुजरात पुलिस में है। बिल्कुल। हमारे यहाँ पर दिल्ली पुलिस का कोई जवान, ट्रैफिक पुलिस का कोई जवान अपनी ऑन ड्यूटी अगर शहीद हो जाता है, कोई एनकाउंटर हो गया, कोई ट्रैफिक पुलिस वाले पे रात को कोई गाड़ी चढ़ा गया ज़बरदस्ती भाग दौड़े, कोई क्रिमिनल आदमी, कोई सिविल डिफेंस वॉलंटियर है, इवन कोविड के अंदर जो डॉक्टर, जो नर्सिंग स्टाफ या कोई सफाई कर्मचारी
अगर कोविड के दौरान भी किसी की डेथ हुई तो उसको भी हमने शहीद का दर्जा दिया है और उसको भी 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी है। સમજાય છે એકચ્યુઅલમાં દેશભક્તિ અને દેશભક્તિની વાતો કરવી કેટલો ફરક છે. તમારામાં તાકાત હોય ને, જો ઓરિજિનલ દેશભક્તિની વાર્તાઓ કરતા હોય, આપો 1 કરોડ રૂપિયા. કાલે જાહેરાત કરે સીએમ સાહેબ કે ગુજરાતની અંદર પણ દિલ્હીની જેમ 1 કરોડ રૂપિયા આપીશું. હિંમત જોઈએ ભાઈ. ઓરિજિનલ દેશભક્તિની વાર્તાઓ કરવી અને ઓરિજિનલ દેશભક્તિ કરવી બહુ અલગ વસ્તુ છે. અને જે ઘણા બધા ગાંઠિયાઓ જે ઊંધી ઊંધી વાર્તાઓ કરીને જે લોકોને ગુમરાહ કરે છે ને, સાંભળજો ભાઈ, कोई मननी आ वार्ताओं नहीं, विद प्रूफ की बात. अगर आपको लग रहा है कि ये सरकार कर सकती है तो गुजरात में ये चीज क्यों नहीं हो सकता, और वही करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए. और इस बार हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि 2022 में जो होने वाला है ना, जो चीज दिल्ली में है वही अभी गुजरात में आने वाला है. सब कुछ पॉसिबल है. दिल्ली सरकार कोई अपने खुद के जेब से सब खर्च नहीं कर रही है. आपका हमारा ही पैसा है ना, तो वो मैनेजमेंट की बात है. तो वही मैनेजमेंट गुजरात में क्यों नहीं हो रहा. सालों से सरकार है पर करने का इरादा नहीं है. बाकी गफले करने, रोड्स में, बिल्डिंग्स में, सब ने बड़े बड़े गफले करने, पर जो एक्चुअल में करना है वो काम नहीं करना है. गुलाब जी, एक आखिरी सवाल. स्पेशली हमारी आम आदमी पार्टी ने जो डिसीजन लिया है कि हमको सिर्फ 182 विधायक नहीं, 26 एमपी नहीं, हमें गुजरात में 14,000 नेता बनाने हैं. जो गांव का सरपंच भी हमारे आम आदमी पार्टी में आने वाला है. तो उसमें युवाओं के लिए हमारे पास क्या प्लेटफॉर्म है, वो थोड़ा हमारे युवाओं को थोड़ा बता दो. देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अभी नवंबर महीने में सरपंच के इलेक्शन भी है. बिल्कुल. और मैं विशेष तौर पर सारे युवा साथियों को कहना चाहता हूँ कि अगर आपको गुजरात की दशा और दिशा बदलनी है जी, तो इस बार आगे बढ़ चढ़ कर आज सरपंच का चुनाव लड़िए. अगर आपका गांव अच्छा होगा, ये महिपत सिंह चौहान है, इस भाई ने अपने गांव को इतना सुंदर बनाया कि इसी गुजरात सरकार ने इनको बेस्ट सरपंच का अवार्ड दिया. अगर आप छोटे छोटे महिपत चौहान सब लोग बन जाओगे तो मैं ये कह सकता हूं कि 2022 में आप सब युवा मिलकर गुजरात की तस्वीर बदल सकते हो. मेरे को वही मतलब बस यही मैं चाहना था. मेरे को वही लग रहा है मेरे को कि 14,000 ग्राम पंचायत गुजरात में है. मैं महिपत सिंह चौहान सिर्फ मैं 26 महीना सरपंच रहा हूँ, ज्यादा भी नहीं रहा, मेरे को हटा दिया. 26 महीने में मेरे पूरे गांव में पूरा विलेज सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई सिस्टम, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, 100% दबाव मुक्त, 100% ट्री प्लांटेशन, 100% गार्बेज, 100% सीसी रोड मैं कर सकता हूँ. मैं अपने जेब से नहीं किया. यस है तो पर करने की जो नीति है ना, वो जरूरत है. तो वही एक आप सभी लोगों से, सभी युवाओं से एक अपील है कि आइए हमारी आम आदमी पार्टी में जुड़िए. एक नेतृत्व, एक ऐसा शिक्षित नेतृत्व आपको इस तरह से मदद करने वाला है, आप सोच भी नहीं पाओगे. अगर आपने सोचा है आप बड़े नेता नहीं बन सकते, आप बड़े नेता बनना नहीं चाहते, आप अपने विस्तार में, आप अपने छोटे से इलाके में बनकर अपने विस्तार को डेवलप करना चाहते हो, अपने गांव को डेवलप करना चाहते हो, तो आम आदमी पार्टी आपके लिए खुला द्वार छोड़ रही है. आइए हमसे जुड़िए, हमसे बात कीजिए, हम आपको पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं. जी गुलाब जी, आखिरी मैसेज. मैं आखिरी मैसेज विशेष तौर पर, क्योंकि हमने अपने इस पूरी वार्तालाप में सारी बातों पर की है, मैं किसानों की थोड़ी सी बात करना बिल्कुल. क्योंकि गुजरात जो है वो कृषि प्रधान राज्य है. सारा सब कुछ यहाँ पर होता है, प्रकृति ने वो तोहफा दिया है गुजरात को. लेकिन जब गुजरात का जो किसान होता है वो पीड़ा में होता है, जब वो एमएसपी की बात करता है तो सरकारें उनकी सुनती नहीं है. मैं आज आपको इस वार्तालाप के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एमएसपी की गारंटी आम आदमी पार्टी लेती है. नंबर 1 बात, आपकी फसलें कभी बर्बाद हुई, भगवान ना करे ज़्यादा बारिश होने के कारण, ओलावृष्टि होने के कारण, तो जो दिल्ली के किसानों को हमने 20,000 रुपया पर एकड़ का, 50,000 रुपया हेक्टेयर के हिसाब से हमने दिल्ली के किसानों को गांव में, ऐसा नहीं कि उन्होंने तहसीलदार के यहाँ पे, मालदार के यहाँ पे धक्के खाए, गांव की चौपाल में बैठ के उनको उनकी फसल का मुआवजा दिया 20,000 रुपया पर एकड़. मैं उन सभी में, क्योंकि मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मेरी खुद की ज़मीन है, आज भी हमारे घर में गाय भैंस बंधी हुई है, बिल्कुल एक किसान परिवार से हूँ. तो आपको इस तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी. कभी आपकी फसलें अगर कोई बर्बाद हुई किसी कारणवश, तो आपकी फसलों का उचित जो मुआवजा है, तो किसी किसान को सुसाइड ना करना पड़े, किसी को अपनी बेटी की शादी के लिए लोन ना लेना पड़े, वो तमाम तरह की सुविधाएं आपको करके देंगे. आपके हर गांव में, गुजरात के 18,000 गांव में मोहल्ला क्लिनिक होगा. अगर ये मोहल्ला क्लिनिक मेरे ग्रामीण क्षेत्र में खुल सकता है, अगर ये मोहल्ला क्लिनिक के साथ साथ में सीसीटीवी कैमरे और वाईफाई अगर वहां पर ग्रामीण क्षेत्र में लगे तो हम लोग कर चुके हैं. हाँ, आपने और महिपत भाई ने किया, कर चुके हैं. इसके अलावा नए स्कूल अगर खुल सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो फिर गुजरात में क्यों नहीं खुल सकते. तमाम तरह के काम हो सकते हैं साथियों. बस अंत में आपसे विनती है कि आइए
आम आदमी पार्टी से जुड़िए। महिपत भाई ने धारा के विपरीत बहते हुए उस समय पर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। ईशुदान गढ़वी जैसे आपके इतने जो चाहने वाला एक चेहरा है वो आए हैं यहाँ पर। तो ये तमाम तरह के साथी आए हैं। आपके गोपाल इटालिया हमारे प्रदेश प्रमुख हैं, विजय भाई आई जाओ ईशुदान भाई प्लीज। तो वो सब है, तो ये सब लोग आए हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सबने सुना, और उसके लिए मैं और सबसे अपील करता हूँ प्लीज़ आइए और अपने अपने गांव, अपने अपने ज़िले में जुड़कर आम आदमी पार्टी के संगठन को मजबूत कीजिएगा। और ये पार्टी नहीं, आंदोलन है साथियों, इस आंदोलन का हिस्सा जरूर बनिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। धन्यवाद।